हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। मैं आप आज लोगों को कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली। आज हम लोग कोई चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑल राउंडर क्वेश्चंस, यानी कि जो बायोलॉजी का जो जितने भी लेसन्स है, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, उन सबका हम लोग एक निचोड़ लाए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। जिससे कि हम क्या ढूंढते हैं एग्जाम टाइम में, हम लोग ढूंढते हैं कौन सा सटीक ऐसा क्वेश्चन हो जिससे कि हम लोग को एग्जाम में सहायता मिले। मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन 98% इसकी संभावना रहती है कि यही क्वेश्चन आएंगे। और संभावित क्वेश्चंस ही हम लोग बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, और ये उन वर्षों के हैं जो पिछले कई वर्षों से कुछ समय के अंतराल पे दोहराए जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हृदय हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को है जो वो किसके द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, नीलय के द्वारा जो है रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। हृदय क्या करता है? शरीर में रक्त को पंपिंग करता है और पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है। तो किसके द्वारा करता है? नीलय के द्वारा। अगला सवाल है हमारा बच्चों, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे चूंकि स्वपोषी होते हैं और इनको क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र में इनको उत्पादक का नाम दिया गया है। स्वपोषी नहीं, यहाँ इनको उत्पादक का नाम दिया गया है। जितने भी स्वपोषी पौधे हैं या फिर स्वपोषी को हम लोगों ने किसको उत्पादक की श्रेणी में रखा? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। बहुत सही। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा कहता है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हम लोगों ने पहले लेसन में क्या पढ़ा? जो पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये हम सभी को पता है, रटा रटाया क्वेश्चन है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये कई सालों का जो है स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है इन क्वेश्चंस के से। अगला हमारा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है वो जाइलम क्या करता है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण जो है पौधों में पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक जो है हमारा वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या देगा आपको? प्रकाश संश्लेषी अगर अंग पूछता है ओनली कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो हम लोग पत्ती लगाते हैं। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होता है, तभी तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग को सफलता मिलती है। तो इसका हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ए है, हरित लवक अंगक है। अगला सवाल हमारा है, अमीबा है। अमीबा क्या करता है? अमीबा एक मृतजीवी पोषण है। ये क्या करता है? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? जो सड़े गले जीवों या पेड़ पौधों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषी कहते हैं। और अमीबा भी कुछ ऐसा ही करता है, वो भोजन स्वयं नहीं बनाता, ना कि ये जिंदा चीजों को खाता है। ये सड़े गले मरे जो भी कीट पतंग हुए या फिर मनुष्य की बॉडी हुई डिकम्पोज करने का कार्य करता है, तो इसलिए इसको मृत जीवी पोषी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा कहता है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ये कौन सा होगा हमारा? इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो घायल स्थान के रक्त के स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर रोकता है। अगला सवाल हमारा है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं?
नेफ्रॉन क्या है? अब पहले तो क्वेश्चन हमारा क्या आया, नेफ्रॉन क्या होता है। अगर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग को पता है कि नेफ्रॉन क्या है, लेकिन पहले तो सवाल ये दिमाग में आता है कि नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की, गुर्दा किसको कहते हैं? वृक्क को हिंदी में, वृक्क को हम लोग क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो नेफ्रॉन इसकी एक कार्यात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो कितने नेफ्रॉन होते हैं, यानी कितनी क्रियात्मक इकाइयां होती हैं वृक्क में? ये होती हैं लगभग 1,30,000। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार बच्चों। ये हम सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 72 बार धड़कता है। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग जो है वो नहीं है। टाइफाइड जो है लैंगिक जनन रोग नहीं होता। टाइफाइड किससे फैलता है? दूषित जल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। अगला सवाल हमारा है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? हम लोग सब जानते हैं जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके उसमें हम लोग का क्या होता है? थायरॉक्सिन का स्रावण होता है। ये जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लोग इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? हम लोगों ने जो चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ा, जो मास्टर ग्लैंड होती कहाँ होती है? ये यहाँ, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं हम लोग, यहाँ स्थित होती है शरीर में। और इसका काम क्या होता है? पूरे शरीर के जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो आदान प्रदान होता है संकेतों का, उसकी जो है वो कंट्रोल करती है। एक तरह से समझिए तो उसको कंट्रोल करती है। तो उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। अगला सवाल हमारा है अगला सवाल हमारा है ग्वाटर रोग पनपता है। ग्वाटर जो होता है, ग्वाटर ग्वाइटर कहिए या घेंघा कहिए, ये आयोडीन की कमी से पनपता है। ग्वाइटर रोग जो है या फिर घेंघा रोग, ये आयोडीन की कमी से पनपता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? नमक से। जो खाने वाला नमक जो होता है जिससे हम लोग खाते हैं, उससे हम लोग का ग्वाइटर रोग जो है वो खत्म हो जाता है। अगला सवाल हमारा है एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है वो एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन है हमारा एंड्रोजन। अगला सवाल हमारा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ये हम लोगों ने पिछले सवालों में पढ़ा क्या, अंडाशय जो है वो फूल में फल के रूप में बदल जाता है। अगला सवाल हमारा है मनुष्य के युग्मक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों में युग्मक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 23 भी दिया है और 46 भी दिया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हमसे पूछता है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो लगाएंगे 46, और यही जो अगर पूछेगी कितनी जोड़ी होती है तो ये होगा हमारा 23। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन दिया है क्या, पूछ रहा है क्या गुणसूत्र की संख्या, तो हमारा 46 ऑप्शन होगा। पिछले बार हम लोग ने 23 पढ़ाया था, लेकिन वहां हम लोग को क्या दिया था, कितनी जोड़ी युग्मक होते हैं। अगला सवाल हमारा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो कोशिका के मध्य जो होती है खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स दरार कहते हैं। उसे हम लोग सिनेप्स जो तंत्रिका कोशिका होती हैं दो,
उनके बीच जो खाली स्थान होता है उनको हम लोग जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा हुआ फूल में नर जननांग होता है। अब फूल में नर जननांग क्या होता है? फूल में तो लैंगिक जनन होता है। फूल में नर जननांग होता है हमारा पुंकेसर, जो कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर में क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। तो हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जननांग जो होता है वो क्या है? स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है पराग कोश में होते हैं। अभी मैंने बताया आप लोग को पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ। अगला सवाल जो हमारा है वो है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? यहाँ क्या कह रहा है हम लोग को? पेड़ में जो है स्रावित जो हार्मोन है उसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं? तो उसका हमारा होगा क्या? पत्तियों का मुरझाना। ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड जो होता है इसके द्वारा पत्तियां मुरझा जाती हैं। अगला सवाल हमारा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग तब तक इसको देखिएगा, आराम से सारे क्वेश्चंस को कीजिए और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपके जो हैं बायो में क्या होता है, हम लोग को साइंस में क्या होते हैं 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं। इनमें से हम लोगों ने अगर बायो का ही देख लिया तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमारे नहीं 50 में से अगर नहीं आए तो 15 तो आ जाएंगे। 15 नंबर के तो हमारे तो आते ही होंगे 15 या 16 नंबर के। 50 जो होता है वो 15% आपका 30% यूं ही हो गया ऑब्जेक्टिव में। अगला जो हमारा आएगा और भी बाकी सब सब्जेक्ट हुआ, तो आपको फर्स्ट नहीं बनना है, आपको पास नहीं करना है, आपको रैंक हासिल करना है। एक रैंकर बन के सबको ये दिखाना है कि मैं भी किसी मुकाम पे पहुंचने के लायक हूँ। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। ध्यान से पढ़ने से ही आपका जो है सपना पूरा हो सकता है। अगला सवाल हमारा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसका हम लोगों ने 46 लगाया था। अब कितने जोड़े पाए जाते हैं तो 46 का कितना हुआ? 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका 23। ऑप्शन नंबर सी इजी है एकदम। अगला सवाल हमारा है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है या निषेचन होता है? मानव मादा में फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब में जो है वो निषेचन का कार्य संपूर्ण होता है। अगला सवाल हमारा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। उन्हें हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है विष्ण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। विष्ण में बने शुक्राणु जो है, अब सवाल यह है कि विष्ण में बने शुक्राणु संचित कहाँ रहते हैं? तो ये होते हैं अधिवृष्ण में। विष्ण में बने शुक्राणु अधिवृष्ण में संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था या कि परिकल्पना किसने की थी? जीन शब्द को जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है ये चैप्टर जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई सारे आपसे पूछेगा इसको किसने प्रस्तुत किया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसको दोबारा किसने खोजा था। तो इस चैप्टर को आप लोग सबसे बेटर है ना, आप जो चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ उसको आप लोग चैप्टर वाइज बुक से पढ़ लिया कीजिए। आप जब बुक से पढ़ेंगे इसको तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों कोई रोक नहीं सकता है आपको खुद से याद करने में। और सारे ये क्वेश्चन रटे रटाए नहीं, सारे क्वेश्चन जो है कहीं से भी क्वेश्चन कोई दे आउटर सिलेबस या फिर इन द मतलब बुक के डीपली भी कोई दे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा बुक को टाइम निकाल के पढ़ा कीजिए, एग्जाम में वही काम आता है। रटे रटाए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, और 1 नंबर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से पकड़ने की कोशिश करें क्योंकि 50% मार्क्स जो हमारा यही ला देते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है 29।
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? एकदम इजी सा सवाल है बच्चों, लेकिन ये भी आई रहता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये 13 में भी पूछा था और आगे भी कई सालों से पूछता भी आ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था या फिर किसका चयन किया था। मटर के पौधों को, हरे मटर के पौधों को जो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। अगला सवाल हमारा है 30, किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का एक भाग है? जीन जो है वो गुणसूत्र का भाग है, ये हमसे किसने बताया था? ऑप्शन नंबर सी, 1902 में जो है टी बोवेरी एवं W.S. सट्टन ने 1902 में टी बोवेरी या W.S. सट्टन ने जो है वो क्या परिकल्पना की थी या फिर प्रमाण दिया था कि जीन जो है वो गुणसूत्र का एक पार्ट होता है। अगला सवाल हमारा है एकल संकर क्रॉस के द्वारा, एकल संकर जो क्रॉस के द्वारा है, लंबे एवं नाटे पौधे, लंबे और नाटे पौधों का जो है अनुपात कितना था? तो मेंडल ने जब मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया था तो एकल संकर जो हुआ उसमें ये फलस्वरूप 3:1 का अनुपात आया था लंबे और नाटे पौधों का। लंबे और नाटे पौधों का अनुपात था 3:1। अगला सवाल हमारा है बेटा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। और जब हम लोग पढ़े हैं कि XX और XY नर एवं मादा जो होते हैं गुणसूत्र हैं, और जब XX का संयोजन होता है तो बेबी गर्ल होती है, और जब XY आता है का संयोजन होता है तो क्या होता है? बेबी बॉय होने की संभावना होती है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? इसका हमारा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में डार्विन भी देता है। तो उन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की थी। ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन ये हुआ आपका। अगला सवाल हमारा आया, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो आनुवंशिकी का जो है जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर मेंडल कहिए। तो इसका वंशागत नियमों को जो है उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसके फादर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, हेरिटेशन भी कहते हैं। तो इसका नियम ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, आप लोग इसे ध्यान दीजिए। इनमें कौन सही है? अब ये पूछ रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मतलब कौन सा जो है वो सही है। ऑप्शंस में आप लोग को खुद निकालना है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये पहला आपका दिया है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक ट्यूनिन, ये तो कुछ नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये किसका नाम शॉर्ट फुल नेम है? DNA का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला सवाल हमारा है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो आनुवंशिकी के पिता भी हैं, उन्होंने किस लेटर से पीढ़ी को या फिर जनक को सूचित किया था? अब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पी से, जो उन्होंने पीढ़ी वाला जो थी था प्रथम पीढ़ी जिसको जनक कहते हैं, यानी कि फिर माता पिता, समझे। उन्होंने मटर के पौधों से प्रयोग तो किया गया, लेकिन उसमें भी कोई फादर मदर होगा, तो जो उसका जनक पीढ़ी था, जनक माता पिता को ही तो कहते हैं, तो जो जनक हुआ उसको उन्होंने पी लेटर से सूचित किया था। अगला सवाल हमारा है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर है जीनी संरचना किसे कहते हैं भाई? ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो इस जीव का क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल हमारा है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल जो हमारा है वो है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधों को या फिर हरे पौधों को किस श्रेणी में रखा गया? यहाँ ऑप्शन देख के भी हम अंदाजा लगाएंगे हरे पौधों का मतलब किस मतलब मेटर में पूछ रहा है।
तो हरे पौधों को किस श्रेणी में रखा जाता है, यहाँ ये होगा। उत्पादक किस श्रेणी में रखा गया है, हरे पौधों को जो है उत्पादक की श्रेणी में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल पे हम बढ़ते हैं, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है। अगला सवाल हमारा क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हम सब जानते हैं बेटा कि हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था, प्रकृति में सूर्य जो है ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जो है प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल हमारा, CFC है या फिर CFC क्या है, CFC को यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या होता है एरोसोल वगैरह से हमें मिलता है। CFC का सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग जो होता है वो डिओड्रेंट वगैरह में होता है, इससे ओजोन छेद के लिए उत्तरदायी गैस है। ये हार्मफुल होता है बहुत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो कई तरह से असावधानियों से अब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इस ज़रूरत है इसके संरक्षण की। चलिए फिलहाल इस पे ध्यान ना देके हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जब हम लोग का सेशन शुरू हुआ तो इसके बारे में हम आपको डीपली समझाएंगे। अगला सवाल हमारा है, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। अभी हमने आपको 4-5 क्वेश्चन पहले से बताया था। अनुवांशिकी का पिता जो होता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को या फिर मेंडल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, जो वन लगातार काटे जा रहे हैं, अधिक काटे जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो भाई जब हम लोग प्रकृति को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, वनों को जब काट रहे हैं तो प्रकृति को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, तो वो भी तो हमें कुछ नुकसान करेगी, तो उसका हमारा क्या क्या करेगी, हम लोग का उल्टे में वो क्या करेगी, किसी को हम लोग एक थप्पड़ मार दिए तो वो भी उल्टे में एक थप्पड़ नहीं मारेगा भाई, डांट के तो चला ही जाएगा। तो अगला सवाल हमारे क्या कर रहा है, वनों की कटाई का परिणाम क्या क्या होगा, तो वर्षा भी कम होगी, भूस्खलन होगा और भूमि का अपरदन तथा बाढ़ होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है इतने तरह से हम लोग सिर्फ पेड़ काटेंगे, वनों को काटेंगे और प्रकृति हमें इन सारे चीजों से तकलीफ पहुंचाएगी। अगला सवाल हमारा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये हम लोग का क्या कहता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलके ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का एक अणु निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। अगला सवाल हमारा हुआ, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। पिछले सेशन में हमने क्या आप लोग को बताया, चिपको आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, आपको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1970 ईस्वी में ये चलाया गया था। ये भी एक मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हमने आप लोगों को कई बार समझाया, जो जिस सेशन में भी आपको चिपको आंदोलन का जो बात आता है हम आपको उसका टॉपिक वाइज समझाते हैं, इसलिए कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो ये पूछता है कि ये चिपको आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था, दूसरा ये पूछता है ये कब चलाया गया था और चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इसलिए आपको हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया वो आंदोलन है जिसमें पेड़ों को संरक्षित करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों को संरक्षित करना था। इसमें क्या होता था, पेड़ों की डालियों से चिपक कर पेड़ों को कटने से रोका जा रहा था, तो इसका हमारा ऑप्शन हुआ वृक्षों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं, तो जो हम लोग का पिरामिड हुआ जिसमें मतलब बनता है ना ऊर्जा का पिरामिड या फिर फूड चेन कहिए, फूड चेन में जो है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, जैसे कवक वगैरह। कवक जीवाणु जो है वो मृत शरीर को अपघटन का काम करती है, फिर पचाने का काम करती है। अगला सवाल हमारा है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर जो है वो निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। उत्पादक के बाद क्या आता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन हम लोग को अभी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग को बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्पादकों पर निर्भर जो रहते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसको 3 श्रेणियां ये बता देते हैं, इसका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर ले, ये भी
आपका सवाल आता है क्वेश्चन अक्सर। अगला सवाल हमारा क्या है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करती है। ओजोन परत जो हमारा है, जो हमने बताया ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन तो हम लोग के लिए बहुत उपयोगी होता है, ऑक्सीजन हम लोग जब श्वास के रूप में लेते हैं तो बहुत उपयोगी होता है, लेकिन वह उसी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना ये ओजोन जो है, ओजोन गैस से जो हम लोग अगर उसको वायवीय श्वसन के रूप में ले लें तो ये हम लोग को क्या करेगी, विष का कार्य करेगी। लेकिन यहाँ इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, उसको हम लोग क्या, ओजोन परत का महत्व होता है जो वो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, या फिर पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को बचाना या फिर पृथ्वी को बचाना। ये क्या करती हैं, पराबैंगनी किरणों को अपने तक ही सोख लेती है, पृथ्वी पर आने ही नहीं देती। जब वो पृथ्वी पर नहीं आएंगे तो हमें नुकसान क्या पहुंचाएंगे। तो पराबैंगनी किरणें हैं जो, उनसे क्या होता है, त्वचा रोग, त्वचा कैंसर, जितनी भी बीमारियां त्वचा संबंधी वो क्या है, पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। और जब ओजोन परत में हमारा क्या होगा, ह्रास होगा तो पराबैंगनी किरणें आएंगी। अगला सवाल हमारा क्या हुआ, अगला सवाल हमारा है निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा जो है वो टिहरी बांध होता है। सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी है, जो कि कहाँ है, आपके उत्तराखंड में निर्मित है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में निर्मित है और ये सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछता हमसे सबसे बड़ा बांध तो ये होता है भाखड़ा नांगल बांध। अगला सवाल हमारा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग नम क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे जो है, ये हमारा सेशन अभी समाप्त भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम कराएंगे भी नहीं। इसमें हम 5 क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए रखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग क्या करेंगे, 50 तक तो मैंने पढ़ा दिया, आगे का जो 5 क्वेश्चन है आप लोग को खुद करने हैं। कल सुबह हम मुझे जब आप लोग इस थंबनेल को देखें, वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, और इसको वीडियो को देखने के बाद आप जो 5 क्वेश्चन को है करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा क्वेश्चंस करने की। और जो हमारे चैनल पे है, जो जितने भी आप लोग को मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे जो है और भी सहयोगी जो हैं वो अपने अपने वीडियोस को डालते हैं, आप लोग उनको देखें, उनका, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। और जो आप कमेंट ही नहीं करेंगे, जब आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या चाहिए, आप हमारे पास क्या नहीं है, तो आप, हम लोग उसमें सुधार कहाँ से करेंगे, या फिर पता ही कैसे चलेगा कि हम लोग को। तो आप लोग इस पे ध्यान दें और अपना कमेंट जरूर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।